नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट पे। मैं हूं दीपक बघेल। आप है मेरे साथ क्लास 12th की ज्योग्राफी में चैप्टर 2 पढ़ने के लिए, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। हम इस चैप्टर को पढ़ रहे थे और इसका हमने पार्ट 1 में चर्चा करी थी। पार्ट 1 में हमने इसकी जनसंख्या वृद्धि के बारे में पढ़ा। जनसंख्या वृद्धि के घटक पढ़ेंगे अब इस चैप्टर में कि जनसंख्या वृद्धि के कौन कौन से घटक हैं। तो चलते हैं थोड़ा बिना देर किए। जनसंख्या वृद्धि के घटक। तो जनसंख्या वृद्धि के घटक मतलब जनसंख्या बढ़ती है तो वो किन कारणों से बढ़ती है, तो उसके घटक बताइए। तो 3 प्रमुख घटक हैं, जन्म, मृत्यु और प्रवास। कितने घटक हैं? जन्म, मृत्यु और प्रवास। इसके 3 प्रमुख घटक हैं। पहला है जन्म, यानी या तो जनसंख्या जन्म होने से बढ़ेगी, जब ज्यादा बच्चे जन्म लेंगे तो जनसंख्या बढ़ जाएगी। मृत्यु होने से जनसंख्या घट जाएगी। तो ये जनसंख्या के परिवर्तन के घटक हैं। अगर जनसंख्या आपकी ज्यादा जन्म दर है, उच्च जन्म दर है, तो आपकी जनसंख्या बढ़ेगी। लेकिन अगर मृत्यु दर कम है तो भी बढ़ेगी जनसंख्या। जनसंख्या तो तभी बढ़ेगी ना जब आपकी जन्म दर उच्च हो और मृत्यु दर निम्न हो, तो आपकी जनसंख्या बढ़ेगी। लेकिन अगर मृत्यु दर उच्च है और जन्म दर अगर निम्न है तो आपकी जनसंख्या कम हो जाएगी, घट जाएगी, यानी बढ़ेगी नहीं। हाँ, अगर दोनों हैं उच्च तो भी पॉपुलेशन बढ़ेगी और घटेगी, तो दोनों ही लगभग ज्यादा स्थिर नहीं रहेगी। ठीक है, पर परिवर्तन ज्यादा आएंगे। अब ये और क्या कारण है? प्रवास। प्रवास 2 टाइप का है, या तो लोग दूसरे देश से भारत में आ जाएं, आना। प्रवास, अप्रवास मतलब आना, और उत्प्रवास मतलब चले जाना, यानी भारत से कोई लोग बाहर चले जाएं। जैसे कोई अमेरिका चला जाता है, कोई जापान चला जाता है, कोई चाइना चला जाता है, कोई यूरोप चला जाता है। तो कई देशों में भारत से लोग चले जाते हैं और कई सारे देशों से भारत में आकर के रहने भी लग जाते हैं। जैसे बांग्लादेश से आकर के, नेपाल से आकर के, भूटान से आकर के, ठीक है, श्रीलंका से आकर के, तो कई सारे देश के लोग आकर के भारत में निवास करने लगते हैं। इससे पॉपुलेशन बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ें। तो अब जनसंख्या की वृद्धि दर। अब वृद्धि दर क्या होती है, तो सुनिए। अब किसी भी क्षेत्र की पॉपुलेशन 2 समय अंतरालों के बीच, यानी 2001 से अपनी पॉपुलेशन बढ़ी थी 2011 में। कितनी बढ़ी? तो 2001 में थी 102 करोड़ और यहां पर थी 121 करोड़। यानी पॉपुलेशन हमारी बढ़ी, लेकिन जिस दर से बढ़ी, जिस परसेंटेज से बढ़ी, वही आपकी जनसंख्या की वृद्धि दर कहलाती है। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? किसी क्षेत्र की जनसंख्या 2 समय अंतरालों के बीच जिस दर से बढ़ती है, जिस परसेंटेज से बढ़ती है, जिस रेट से बढ़ती है, वही उसकी जनसंख्या की वृद्धि दर कहलाती है। जैसे कई हमारी वर्तमान में 1.4, 2.1 ऐसे करके पॉपुलेशन होती है। हमारी वर्तमान कितनी है? तो 0.9% की दर से बढ़ रही है। तो यानी हमारी पॉपुलेशन 0.9%। कई देशों की 2% से बढ़ रही है, कई देशों की 0.5% की दर से बढ़ रही है। तो ये अलग अलग होती है हर देश की। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं इसको। आगे अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर, इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। अशोधित जन्म दर क्या होती है, अशोधित मृत्यु दर क्या होती है, तो सुनिए। अशोधित जन्म दर, अशोधित जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चे, यानी स्त्रियों के द्वारा, मान लो 1000 स्त्रियां हैं, उन्होंने अपने 1000 बच्चों को जन्म दिया। अब उसमें से कितने बच्चे जीवित बचे हैं? जीवित बचे हैं मतलब जो बच्चे जीवित रह गए। जैसे कि अभी मान लो एक आंकड़े के अनुसार माना जाए कि भारत में 1000 स्त्रियों के द्वारा जब 1000 बच्चों को जन्म दिया गया, तो उसमें से हर राज्य का अलग अलग होता है। तो हरियाणा का मान लो निकल के आया कि 960 बच्चे जीवित रह गए, केरल के 980 जीवित रह गए, क्योंकि 100% तो नहीं जीवित रहते, कोई जन्म होते ही मर जाते हैं, कोई किसी कारण से मर जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे कारण होते हैं बच्चों के जन्म होते ही मरने के। कोई
जल्दी से उनको हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं मिल पाती, इस वजह से भी मर जाते हैं। तो मरने के कई सारे कारण है। तो जो जीवित बच्चे, जीवित 960 बच्चे, 40 की तो डेथ हो गई। अब ये 960 बच्चे ही तो आपकी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, तो इसीलिए इनको यहाँ पर काउंट किया जाता है। किसी वर्ष में जन्म दिए गए जीवित बच्चे और उसी वर्ष के दौरान कितनी जनसंख्या थी, और गुणा में आपका 1000। ये आपका क्या कहलाएगा? अशोधित जन्म दर कहलाएगा। आगे अशोधित मृत्यु दर क्या है? अशोधित मृत्यु दर को मापने की विधि है कि किस प्रकार से मृत्यु बढ़ती है, मृत्यु दर बढ़ रही है, कैसे? तो सुनिए जरा। किसी क्षेत्र की मृत्यु दर को मापने की एक सरल विधि होती है, इसे प्रति 1000 जनसंख्या पर मृतकों की संख्या के रूप में मापा जाता है। यानी मान लीजिए कि आपका कोई एक क्षेत्र है, जिस कॉलोनी में आप रहते हो, उस कॉलोनी में मृतकों की संख्या कुल कितनी है उसके बारे में देखना है। यानी आप अपने इस छोटी सी कॉलोनी में मान लीजिए कि 1000 लोग थे। अब 1000 लोगों में से कितने लोग मर गए? अब 1000 लोग थे, तो 1000 में से आपकी कॉलोनी में से मान लो 20 लोग मर गए, या 30 लोग मर गए, 40 लोग मर गए, जितने भी मरे हो तो वो लिख लेना आपको। 20 लोग मरे तो यहाँ पे 20 लिख देना है। उस दौरान जनसंख्या कितनी थी? 1000 थी, नीचे 1000 लिख दिया और आपके गुणा में 1000 लिख दिया, निकाल दिया कि आपकी अशोधित मृत्यु दर कितनी थी। बड़े आसान से, ठीक है, आगे बढ़े। आप्रवास, ठीक है। आप्रवास क्या होता है? जब लोग किसी अन्य क्षेत्र से आकर के बस जाते हैं तो यह आप्रवास कहलाता है। जो व्यक्ति आकर के बसता है तो हम उसको क्या कहते हैं? तो जो व्यक्ति आया था, तो अब इस व्यक्ति को हम आप्रवासी कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? आप्रवासी। अब जो व्यक्ति भारत से चला गया, एक व्यक्ति है ये, अब ये व्यक्ति क्या था? भारत से चला गया, और चला कहां गया? तो ये गया यूएसए, अमेरिका। जब ये अमेरिका चला गया तो हमने इसको क्या नाम रख दिया? उत्प्रवासी। क्या कहेंगे हम इसको? उत्प्रवासी। गया कहां? अमेरिका। हम इसको क्या कहेंगे? उत्प्रवासी। अब एक व्यक्ति अपने आप में आप्रवासी और उत्प्रवासी दोनों होता है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति किसी स्थान को छोड़ करके जाता है तो वो किसी जगह स्थान पर जाकर के बसेगा भी तो। जैसे इसने इंडिया को छोड़ा, तो इंडिया को छोड़ के गया कहां? यूएसए। तो अमेरिका में तो जाकर के ये आप्रवासी कहलाएगा, लेकिन भारत में ये क्या कहलाएगा? उत्प्रवासी। यानी भारत में तो हम इसको उत्प्रवासी कहेंगे, लेकिन अमेरिका में हम इसको आप्रवासी कहेंगे। हम नहीं कहेंगे, मतलब अमेरिकी का लोग कहेंगे, जो अमेरिका के लोग हैं वो इनको आप्रवासी कहेंगे, और हम लोग इससे को उत्प्रवासी कहेंगे क्योंकि हमारे एरिया से छोड़ के गया है। जैसे कई सारे लोग हैं अपने एक रीजन क्षेत्र को छोड़ करके आते हैं, दिल्ली में आकर के बस जाते हैं। जैसे कुछ एमपी से आते हैं, कुछ यूपी से आते हैं, कुछ बिहार से आते हैं। वो भारत में अंदर आकर के कैसे? बिहार से उत्प्रवास किया, दिल्ली पहुंच गए, तो भारत का आंतरिक प्रवास रहा। आंतरिक प्रवास में क्या है? इन्होंने एक स्टेट के दूसरे स्टेट में बदल दिया, यूपी छोड़ के महाराष्ट्र चले गए या फिर दिल्ली आ गए। अगर दिल्ली आए हैं तो दिल्ली के वासी इनको क्या कहेंगे? ये आप्रवासी हैं। लेकिन बिहार के लोग इन्हें उत्प्रवासी कहेंगे। तो प्रवास की दो धाराएं हैं, आप्रवास और उत्प्रवास, ठीक है, याद रखना। आगे प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक, तो इसके दो कारक हैं, एक प्रतिकर्ष कारक और एक अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक क्या होते हैं? इसको हम कहते हैं पुश फैक्टर, पुश फैक्टर इंग्लिश में, और इन्हें कहते हैं पुल फैक्टर, पुल फैक्टर। अपकर्ष मतलब खींचने वाले, आकर्षित करने वाले, और प्रतिकर्ष मतलब जो लोगों को कम आकर्षित करते हैं। जैसे युद्ध, अकाल, भूखमरी, बेरोजगारी, ये सभी प्रतिकर्ष कारक कहलाते हैं। तो कैसे? तो वे सभी कारक जो मनुष्य के निवास स्थान को छुड़वाने का कारण बन जाते हैं, तो वो आपके प्रतिकर्ष कारक कहलाते हैं। जैसे युद्ध, भूकंप, भूखमरी, बेरोजगारी, वो सभी आपके प्रतिकर्ष कारक कहलाएंगे। अपकर्ष कारक क्या होते हैं? वे सभी कारक जो मनुष्य को आकर्षित करते हैं,
उसे एक बेहतर स्थान प्रोवाइड कराते हैं रहने के लिए, तो लोग जब वहां जाकर के निवास करने लगते हैं तो वे वहां उसके अपकर्ष कारक कहलाते हैं। जैसे रहन सहन की अच्छी दशाएं, सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, चिकित्सक सुविधा के अलावा अब शिक्षा सुविधाएं, रोजगार के बेहतर अवसर, उच्च वेतन। तो जब ये सारी चीजें मिलने लग जाती हैं तो लोग वहां जाके निवास करने लग जाते हैं। यही आपके अपकर्ष कारक कहलाते हैं। ठीक है। देखो क्या लिखा है, वे सभी कारक जो मनुष्य के निवास स्थान को छुड़वाने के कारण बनते हैं वे प्रतिकर्ष कारक कहलाते हैं। जैसे बेरोजगारी और रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव और प्रतिकूल जलवायु जब लोगों के अनुकूल ना हो। ठीक है। इसके अलावा महामारी, कोरोना पेंडेमिक में कई सारे लोग शहरों को छोड़ के अपने गांव चले गए थे, और युद्ध हो जाए तो बॉर्डर एरिया खाली करा दिए जाते हैं। तो ये सभी कारक आपके क्या कहलाते हैं? प्रतिकर्ष कारक कहलाते हैं। ठीक है। अपकर्ष कारक, अपकर्ष कारक क्या होते हैं? तो वे सभी कारक जो मनुष्य को बेहतर व सुरक्षित निवास स्थान प्रदान करते हैं। वे कर्ज गलत लिख दिया यहाँ पे। वे सभी कारक जो मनुष्य को बेहतर व सुरक्षित निवास स्थान प्रदान करते हैं वे अपकर्ष कारक कहलाते हैं। वे अपकर्ष कारक कहलाते हैं। ठीक है। यह गंतव्य स्थान मतलब जहां पर मनुष्य जा रहा था प्रवास करके। ठीक है। तो गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान मतलब जहां से वो चला था। जैसे ये व्यक्ति आपका इंडिया से चला था। कहां से चला था? ये इंडिया से। और गया कहां था? ये यूएसए। ठीक है। यहां से यूएसए गया, तो इंडिया में तो ये इसका क्या था? उद्गम स्थान। और जहां पर वो गया था वो था उसका डेस्टिनेशन, यानी उसका गंतव्य स्थान। ठीक है। तो यह गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षित बनाते हैं, यानी उद्गम स्थान की अपेक्षा में गंतव्य स्थान को अधिक आकर्षित बनाते हैं। आकर्षित मतलब जहां पर लोगों को सुविधाएं मिले तो वहां पर लोग अधिक निवास करने लगते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत है? चलो आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां देखिए जरा। अब जनसंख्या एकदम से तो अब वर्तमान के इस अब बड़े से रूप में तो नहीं पहुंची है। वर्तमान में 800 करोड़ के लगभग जनसंख्या हो चुकी है, तो एकदम से तो नहीं पहुंच गई ना इतनी। कुछ तो चेंजेस आए होंगे धीरे धीरे, तो उसके बारे में जानते हैं कैसे। विश्व जनसंख्या के वृद्धि की प्रवृत्तियां क्या क्या है? तो सुनिए, पृथ्वी पर जनसंख्या लगभग 700 करोड़ से भी अधिक है। वर्तमान में लगभग 800 करोड़ के आसपास है। लगभग 800 से 1200 वर्ष पहले की बात है, तब कृषि की जब शुरुआत हुई थी उसके समय के बाद की बात करें तो जनसंख्या का आकार बहुत छोटा था। लगभग 80 लाख पॉपुलेशन निवास करती थी पूरी पृथ्वी की। पूरी पृथ्वी पर केवल 80 लाख पॉपुलेशन थी। लेकिन ईसा की पहली शताब्दी में, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, तब की पहली शताब्दी में पूरे विश्व की पॉपुलेशन लगभग 30 करोड़ थी। और 1750 जब आपने औद्योगिकरण पढ़ा 1756 में ब्रिटेन में, लंदन में, ठीक है, वहां की 1750 ईसा पूर्व, यहाँ पे ईसा पूर्व था, ईसा पूर्व के आसपास जब औद्योगिक क्रांति हुई तो विश्व की जनसंख्या लगभग 55 करोड़ थी। ये पूरे विश्व की बात की जाए, यानी लगभग आज से 350 वर्ष के आसपास की बात है। और मात्र 500 वर्षों में जनसंख्या लगभग 10 गुना से अधिक बढ़ी है। मात्र 500 वर्षों में। अकेले 20वीं शताब्दी में, जो अभी निकल के गई है आपकी 20वीं शताब्दी, तो उसमें जनसंख्या लगभग 4 गुना बढ़ी। प्रति वर्ष लगभग 8 करोड़ लोग पहले की जनसंख्या में जुड़ जाते हैं। ठीक है। आगे, विश्व की जनसंख्या के दोगुने होने की अवधि क्या क्या है? तो सुनिए, आरंभ में जनसंख्या बहुत धीमी थी, बहुत धीमी गति से बढ़ रही थी,
परंतु 1804 से 1927 के बीच में मात्र 123 वर्षों में विश्व की जनसंख्या 100 करोड़ से 200 करोड़ हो गई थी, यानी मात्र 123 सालों में। और अब तो और तेजी से हुई, देखो जरा कैसे। 1927 से 1974 के बीच मात्र 47 वर्षों में, 47 ईयर्स में क्या हुआ, जनसंख्या दोगुनी हो गई थी। ठीक है, और कितनी हो गई थी, तो 200 करोड़ से 400 करोड़ हो गई थी। कितनी हो गई थी, 200 करोड़ से 400 करोड़। अनुमान है कि 2025 तक विश्व की जनसंख्या 800 करोड़ तक पहुंच जाएगी, यानी 2025 तक आपका लास्ट चल रहा है, वहां पर आपकी पॉपुलेशन लगभग 800 करोड़ हो जाएगी। इतनी जनसंख्या बढ़ी है बहुत तेजी से। विश्व की जनसंख्या तेजी से बढ़ने से कई सारे नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं। पॉल्यूशन लगातार क्यों बढ़ रहा है, इसीलिए बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूप। स्थानिक प्रारूपों की बात करें तो विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या असमान रूप से बढ़ी है। भारत में तेजी से बढ़ी है, चाइना में तेजी से बढ़ी है, अमेरिका में तेजी से बढ़ी है, इंडोनेशिया में बढ़ी है, लेकिन रूस में तो तेजी से नहीं बढ़ी। इसके अलावा और भी कई सारे देश हैं जहां पर पॉपुलेशन बहुत धीमी गति से बढ़ रही है, जो आज भी लगभग 100, 150, 200 साल ले लेंगे डबल होने में। इतनी धीमी गति से पॉपुलेशन बढ़ रही है उनकी। ठीक है, आगे एशिया अफ्रीका में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। एशिया जहां भारत और चाइना जैसे देश हैं, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, तो वहां की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है। और अफ्रीका की भी है, नाइजीरिया की, नाइजीरिया हो गया, ठीक है, अंगोला हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, इनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। इन देशों में जनसंख्या अब भी दोगुने होने की अवस्था में बढ़ रही है, इतनी तेजी से बढ़ रही है कि अभी दोगुनी हो जाएगी कुछ ही वर्षों में। विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि दर काफी कम है, यानी अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देश जो हैं वहां पर पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट क्या है, काफी कम है। उन्हें दुगने होने में काफी समय लगेगा। यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या को दुगने होने में लगभग 318 वर्ष लगेंगे अभी, जो अभी वर्तमान की पॉपुलेशन है उनकी उससे। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि तथा आर्थिक विकास में ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। मतलब जनसंख्या की वृद्धि अगर तेजी से हो रही है तो आर्थिक विकास आपका तेजी से नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि चाइना ने जो तेजी से डेवलपमेंट किया उसके बीच में सबसे बड़ा रोड़ा क्या है, यही है कि उसकी जो जितनी तेजी से उसने डेवलपमेंट किया उतनी तेजी से उसकी पॉपुलेशन भी बढ़ गई। अगर पॉपुलेशन इतनी तेजी से नहीं बढ़ती तो चाइना आज किसी से दबने वाला नहीं था। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी है, इसलिए आपको डेवलपमेंट दिखाई नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अगर हम 100 रुपए भी कमाते हैं वो तुरंत गायब हो जाते हैं, आपके किसी ना किसी चीज में तुरंत खर्च हो जाते हैं। जैसे अगर इंडिया और यहां बात की जाए अमेरिका की, अगर इंडिया ने मान लो 1000 रुपए कमाए और वही 1000 रुपए अमेरिका ने भी कमाए, ठीक है, इंडिया में मान लो पॉपुलेशन है अपनी लगभग 142 करोड़ और अमेरिका में लगभग 34 करोड़। अब ये 1000 रुपए अगर 34 लोगों में बांटे जाएं तो सबके पास ज्यादा पड़ेंगे, और वही 1000 रुपए अगर 142 लोगों में बांटे जाए तो ये कम पड़ेंगे। तो इसलिए डेवलपमेंट इंडिया ने भी किया है और अमेरिका ने भी किया है, लेकिन इंडिया का डेवलपमेंट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की वजह से आपको दिखाई नहीं पड़ रहा कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जब पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी तो संसाधनों पर दबाव पड़ेगा और संसाधनों का प्रयोग सभी को सही तरीके से नहीं मिल पाएगा। तो संसाधन इसीलिए नहीं मिल पाते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि जनसंख्या की वृद्धि और आर्थिक विकास में ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है, ऋणात्मक संबंध है इनके बीच में। अगर आपको पॉपुलेशन बढ़ाएंगे तो आर्थिक विकास आपका ऑलरेडी धीरे धीरे घट जाएगा, कम हो जाएगा, और आर्थिक विकास तेज करना है तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। आगे जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव क्या है। पहला, विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि दर बहुत अधिक है, जैसे भारत में भी है, ठीक है, जिससे अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। कैसी समस्या हो रही हैं, इन देशों में संसाधनों का ह्रास गंभीर समस्या बन चुकी है। संसाधनों का ह्रास मतलब नुकसान, अत्यधिक उपयोग,
बहुत ज्यादा किया जा रहा है, पानी फैलाया जा रहा है, पानी की कदर ही नहीं कोई वो उसकी जानता ही नहीं है सही से उपयोग करना, जागरूकता का अभाव है ना। इसलिए जनसंख्या बढ़ने से संसाधनों पर काफी दबाव पड़ा है। लगभग जितने संसाधन पहले मौजूद थे अब उतने मौजूद नहीं रहे हैं, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो दबाव तो पड़ेगा। इससे कुपोषण जैसी समस्याएं हो रही हैं, लोगों को खाना सही से नहीं मिल रहा है, उच्च गुणवत्ता की सही से खाने की वैरायटीज नहीं मिल रही हैं, आपको फूड ग्रेन्स अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो इसकी वजह से हुआ क्या है, आपको कुपोषण जैसी समस्या देखने को मिल रही है। और जब ये सारी चीजें, तो शिक्षा के अभाव में लोग कई सारी समस्याएं, बीमारियों का घातक शिकार हो रहे हैं, जैसे HIV एड्स के शिकार हो रहे हैं, लगातार महामारियां तेजी से बढ़ रही जा रही हैं। अफ्रीका और CIS देशों में तो बहुत ज्यादा समस्या बढ़ गई है। CIS देश कौन से हैं, तो वे सभी देश जिन्होंने सोवियत संघ से, जो पहला सोवियत संघ हुआ करता था 1991 से पहले, उसने क्या किया, उसमें से जब उसका विघटन हुआ तो 12 देशों ने अलग होकर के अपना एक संगठन बना लिया था खुद का, और खुद के संगठन का नाम दिया था उन्होंने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो ये देशों का संगठन है, ठीक है, 12 देशों का। बेलारूस में इसका मिन्स्क में मुख्यालय है। आगे, इससे जीवन प्रत्याशा लगातार घट रही है, लोगों के जीवन प्रत्याशा घटती चली जा रही है, और एवरेज लाइफ है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। जनांगीय संक्रमण सिद्धांत, ठीक है, अब सुनिए, देखिए जरा जनांगीय संक्रमण सिद्धांत क्या है। जनांगीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है, यानी पहले से अनुमान लगाने के लिए कि उस क्षेत्र की जनसंख्या किस तरीके से बढ़ेगी, किस तरीके से विकास करेगी, जन्म दर कैसी रहेगी, मृत्यु दर कैसी रहेगी, उसके बारे में, ठीक है, वो बताता है। यह सिद्धांत में बताता है कि जैसे ही समाज ग्रामीण, खेतिहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक, साक्षर और विकसित होता है, तो कुछ 3 चरणों में उसमें बदलाव आते हैं। तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म दर से उच्च मृत्यु दर से निम्न मृत्यु दर और मृत्यु दर है यहाँ पे में परिवर्तित हो जाती है, निम्न जन्म दर से निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित होती है, ठीक है। यह परिवर्तन 3 अवस्थाओं में आते हैं। चलिए छोड़िए, इसके बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं ना, ये सब छोड़िए। देखिए जरा क्या कहा मैंने कि जब किसी क्षेत्र की जनसंख्या ग्रामीण होती है, स्टार्टिंग में जब विकास करते हैं तो ग्रामीण जनसंख्या थी, और ग्रामीण जो पढ़े लिखे तो होंगे नहीं, तो अशिक्षित थे, अशिक्षित समाज हुआ करता था, और अशिक्षित समाज था तो लोग काम भी खेतीबाड़ी का ही करेंगे, तो खेती और अर्थव्यवस्था थी, खेतीबाड़ी में लगे हुए थे लोग, खेती और अर्थव्यवस्था थी। और जब ये सारी अवस्था थी, तो प्रथम अवस्था में जब लोग इतने गरीब थे, अनपढ़ थे, तो जानते भी नहीं ज्यादा थे, ज्यादा नॉलेज नहीं थी, नॉलेज का अभाव था, तो ये पहली अवस्था थी। और प्रथम अवस्था में जो जन्म दर थी, जन्म दर वो भी उच्च थी, और मृत्यु दर थी तो वो भी उच्च थी। लेकिन दूसरी अवस्था में जब लोगों ने थोड़ा पढ़ाई लिखाई करी, समझदार हुए, और समझदार होकर के आगे बढ़े, तो दूसरी अवस्था में पहुंचे। और दूसरी अवस्था में हुआ क्या, तो कुछ बदलाव आए। क्या बदलाव आए, तो यहां पर जन्म दर ये तो उच्च रही, लेकिन मृत्यु दर ये निम्न हो गई, ये कम हो गई। और कम होने का रीजन था कि लोगों को कुछ स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने लग गई थी, लोग पढ़े लिखे होने लगे थे, अब अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज को उपयोग करने लग गए थे, पैसा आ गया था, हॉस्पिटल की सुविधाएं लेने लगे थे, तो इसी वजह से मृत्यु दर कम हो गई, लेकिन जन्म दर अभी भी उच्च रही। अब आगे बात करें तीसरी अवस्था में। अब तीसरी अवस्था में जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी वो नगरीय हो गई, लोगों ने नगर बना लिए। इसके अलावा जो अशिक्षित थे लोग वो साक्षर हो गए, पढ़े लिखे हो गए भाई। खेती और समाज औद्योगिक हो गया, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से औद्योगिक हो गई, उद्योगों का उत्पादन होने लगा। और तीसरी अवस्था में आते आते अब हुआ क्या, जन्म दर ये भी निम्न हो गई, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि तीसरी अवस्था में आते आते अब तो वो समझदार हो चुके थे, और तीसरी अवस्था में जो जन्म दर उच्च थी उसको उन्होंने सीमित कर लिया, कंट्रोल कर लिया, तो जन्म दर नीचे हो गई।
जब जन्म दर निम्न हो गई तो मृत्यु दर तो ऑलरेडी निम्न थी, तो मृत्यु दर और भी निम्न हो गई, यानी सीमित हो गई, यानी जनसंख्या अब स्थायी हो गई। ठीक है, तो ये हमारी देश की, ये हर देश की अवस्था को क्या कहते हैं, इस अवस्था को कहते हैं विकसित अर्थव्यवस्था, और इसे क्या कहेंगे, अल्प विकसित या फिर कम विकसित, अल्प विकसित। और जब ये सारा विकास का क्रम चल रहा होता है तो इस अवस्था को कहते हैं आप विकासशील। इसी अवस्था में इस समय भारत है। ठीक है, विकासशील अवस्था में हम उस अवस्था की ओर जा रहे हैं, और इस पूरे सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। अब बताइए, अब तो आया होगा समझ में, और ये तीनों अवस्थाओं को हम पढ़ेंगे अब। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो वही चीज लिखा हुआ है, देखो, ग्रामीण खेती हर से, ठीक है, नगरीय बनते हैं। ठीक, खेती हर से औद्योगिक होते हैं, अशिक्षित से साक्षर बनते हैं। ठीक है, ये तीन अवस्था में बदलाव होते हैं। ठीक है, देखिए जरा, जन्म दर उच्च थी पहली अवस्था में, देखो पहली अवस्था लिखी है, जन्म दर उच्च थी और मृत्यु दर भी उच्च थी। आगे दूसरी अवस्था में जब पहुंचे, ये रही दूसरी अवस्था, दूसरी अवस्था में जन्म दर अब भी उच्च रही, लेकिन मृत्यु दर धीरे धीरे कम हो गई। दूसरी अवस्था में देखो गैप आ गया, जनसंख्या बढ़ गई। ठीक है, आगे सुनिए, अब तीसरी अवस्था में जब हम पहुंचेंगे, तीसरी अवस्था ये रही, तो निम्न हो गया, उतार चढ़ाव हो गए, उतार चढ़ाव भी कम आएंगे, क्योंकि जन्म दर आपकी सीमित हो गई है और मृत्यु दर भी आपकी सीमित हो गई है। तो दोनों पे आपने कंट्रोल पा लिया है, तो आप विकसित हो जाओगे। विकसित किसकी तरह हो जाओगे, तो जैसे अब आपको संयुक्त राज्य अमेरिका दिख रहा है, जापान दिख रहा है, कनाडा दिख रहा है, इनकी तरह हो जाएंगे हम। और यहाँ पर अब भारत, श्रीलंका, केन्या की तरह हैं हम यहाँ पे। ठीक है, और जो बिल्कुल तरीके से जो पहली अवस्था में बांग्लादेश वगैरह सभी यहाँ पर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनांकी के संक्रमण सिद्धांत की तीन अवस्थाएं कौन कौन सी है, तो तीन अवस्थाएं लिखी हैं। ठीक है, प्रथम अवस्था में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर पाई जाती है। ठीक है, ज्यादातर जनसंख्या खेतीबाड़ी में लगी होती है। बड़े परिवार को संपत्ति माना जाता है। बड़े परिवार को संपत्ति क्यों माना जाता था, क्योंकि खेतीबाड़ी में ज्यादातर लोगों की जरूरत पड़ती थी काम करने के लिए। और जीवन प्रत्याशा भी निम्न होती है। अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं। प्रौद्योगिकी का स्तर भी निम्न होता है, यानी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं हो पाता उस टाइम पे। जब डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, टेक्नोलॉजी नहीं लेकर के आ पाएंगे, तो फिर क्या होगा, तो फिर प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न रहेगा। 200 वर्ष पहले लगभग सभी देश इसी अवस्था में थे। यानी आज से 200 वर्ष की पहले की बात की जाए तो कई सारे देश जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, ये अपने औद्योगिकरण कर रहे थे, धीरे धीरे विकसित हो रहे थे। लेकिन द्वितीय अवस्था में बात करें तो इस अवस्था में जन्म दर उच्च रहती है, लेकिन मृत्यु दर धीरे धीरे कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है कि स्वास्थ्य सुविधा में सुधार आता है, जिससे मृत्यु दर कम हो जाती है, लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिलने लग जाती है। तीसरी अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में कमी आ जाती है, जनसंख्या स्थिर हो जाती है, तकनीकी ज्ञान का विकास हो जाता है, जनसंख्या शिक्षित, स्वस्थ और जागरूक हो जाती है, यानी देश विकसित हो जाता है, विकसित अवस्था में पहुंच जाता है। ठीक है, आगे जनसंख्या नियंत्रण के उपाय क्या क्या है। जनसंख्या नियंत्रण के कई सारे उपाय हैं। जनसंख्या नियंत्रित करने के उपाय क्या क्या, तो परिवार नियोजन करना चाहिए, जैसे 2 बच्चे तो ही अच्छे, छोटा परिवार सुखी परिवार, ये सभी धारणाओं को विकसित करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। गर्भ निरोधक उपाय करने चाहिए। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रित कानून लेके आना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण का, कि लोग बच्चे ज्यादा पैदा ना करें। इसके अलावा जनता को जागरूक करना विज्ञापनों के माध्यम से। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाना चाहिए ताकि लोग स्वस्थ रहें और उसके बारे में जागरूक रहें। विवाह की आयु बढ़ा दी जाए, क्योंकि जब कम आयु में विवाह कर दिया जाता है तो कई बार किशोर अवस्था में, और क्या कहते हैं, जब आपकी 18 साल से या 21 साल से पहले शादी कर दी जाती है तो आप इतने ज्यादा विकसित नहीं कर पाते अपने दिमाग को कि आप देश के बारे में समझने लग जाए। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना चाहिए,
महिलाओं को पढ़ाना चाहिए, रोजगार के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि महिलाओं का योगदान सबसे ज्यादा होता है अपने समाज में, क्योंकि वो बच्चे को शुरू से पालने से लेकर के बड़ा करने तक सारा काम वही करती हैं। ठीक है। शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देना, शिक्षा किसके लिए? तो सभी के लिए। रोजगार को बढ़ावा देना सबके लिए, महिलाओं के लिए भी रोजगार के अवसर खुले हो। तो इससे होगा ये कि हमारा देश समझदार होगा, महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी, और महिलाएं जब रोजगार में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगी तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में योगदान मिलेगा। तो ये सभी जनसंख्या नियंत्रण के उपाय हैं। ठीक है। तो लगता है आपको समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। ठीक है। और जुड़े रहे हमसे इस चैनल के माध्यम से, और आपको समय पर इस चैप्टर के साथ साथ अगले चैप्टरों की भी वीडियो मिलती रहेंगी। और हमारे मेहनत अगर आपको पसंद आ रही है तो जरूर अप्रिशिएट करें, उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगती है। ठीक है। और आपको आपके एक लाइक से हमारी टीम को एक मोटिवेशन मिलता है कि वो कंटेंट और अच्छा बना करके दें। तो नमस्कार। और साथियों, अपना व्यक्तित्व कुछ इस तरीके से विकसित करें कि देश को, आपके माता पिता को, आपके सभी बहन भाइयों को आप पर गर्व महसूस हो, और महिलाएं, बच्चे तथा बुढ़े सभी लोग आपको अपने साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।